हेलो एवरीवन, आई होप यू आर फैंटास्टिक एट योर प्लेस। आशा करता हूँ कि इस कोरोना की दुनिया में अभी आप लोग सुरक्षित होंगे। हालांकि कई सारी खबरें ऐसी आती हैं जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड होती हैं। मेरे स्टूडेंट्स की फैमिली के कुछ लोग, मेरे अपने बहुत क्लोज रिलेटिव्स इस दुनिया को छोड़कर चले गए। बहुत ही दुख लगता है इन सब चीज़ों को लेकर। मैं कई दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था बिकॉज़ ऑनलाइन क्लासेस का बहुत ज़्यादा लोड था मेरे ऊपर। लेकिन कई सारे ऐसे सवाल थे जो मीडिया में आता था, व्हाट्सएप के मैसेजेस आते थे। मुझे बड़ा दुख लगता था कि ये गलत इन्फॉर्मेशन से लोग कितना परेशान हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं 5 या 6 सवालों के उत्तर देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वो सब एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है चारों तरफ कि ये जो कोरोना है हमें छोड़ के कब जाएगा, 2021 कैसा होगा, 2022 कैसा होगा। कुछ लोगों के घर नहीं चल पा रहे हैं, उनके बिजनेस रुके हुए हैं लॉकडाउन की वजह से। तो ये लॉकडाउन कब ख़त्म होगा, क्या भारत सरकार इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर पाएगी या नहीं। तो ये सब बातें मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। लेकिन शुरू करता हूँ यूपीएससी की बात से। यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम बड़ी असमंजस सी स्थिति है। इंटरव्यूज़ तो पोस्टपोन हुए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि शायद यदि कंट्रोल नहीं हो पाया, वैक्सीन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नहीं लग पाई, तो शायद प्रीलिम्स का एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो जाए। ऐसी 40 या 45% की उम्मीद है, 40 to 45%। नाउ कमिंग टू एक आम आदमी की ज़िंदगी में बहुत सारे सवाल हैं। तो सबसे पहले मैं इन्फोडेमिक की बात करूंगा। इन्फोडेमिक का मतलब होता है अफवाहें फैलाना, र्यूमर्स फैलाना, गलत इन्फॉर्मेशंस को पास करना। इस व्हाट्सअप की दुनिया में व्हाट्सअप अपने आप में एक यूनिवर्सिटी बन चुका है और कई सारे लोगों ने इसमें पीएचडी और महारत हासिल कर ली है। सब महागुरु बन चुके हैं और इतनी सारी र्यूमर्स हैं, इतना ज़्यादा डर लोगों के दिमाग में ला चुकी हैं कि कुछ लोग हॉस्पिटल की छत से कूद कर अपनी जान दे देते हैं क्योंकि उनकी फैमिली का बहुत पैसा खर्च हो रहा था इलाज में। फिर कुछ बूढ़े लोग इसलिए सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि दूसरे लोगों को, उनकी फैमिली के लोगों को कोरोना ना हो जाए। क्या ऐसे मिथ हैं कोरोना को लेकर जो हम अपने आप को संभाल सकते हैं, अपने चारों ओर के लोगों को संभाल सकते हैं। अभी कॉन्सेप्ट आ रहा है हर्ड इम्यूनिटी का। ये क्या होती है, ये एपिडेमिक वर्ड क्या होता है, पेंडेमिक क्या होता है, आउटबर्स्ट क्या होता है, क्या ऐसा पहले भी हो चुका है, हमारी जो वैक्सीन लग रही है क्या ये एकदम सेफ है, किन किन कारणों से लोग नहीं ले रहे हैं, ये सारी की सारी बातें हम इसमें करेंगे। नाउ जो इन्फोडेमिक है ये प्लीज़ ना करें, ये शुरुआत में मेरी रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को मैं 10 या 15 मिनट तक का ही कोशिश करूँगा बनाऊँ। कई सारे बड़े बड़े वीडियोस मैंने देखे, 1-1 घंटे तक के, मैंने वहाँ से इनपुट लिया है यूट्यूब के कई वीडियोस से और उसके वेरीफाई भी करने की कोशिश की है और उसमें कई तथ्य डिस्टॉर्टेड भी थे तो उनको सही भी करने की कोशिश की मैंने। दोस्तों, ये जो कोरोना का टाइम चल रहा है, इसको कोविड जो टर्म है, COVID मतलब कोरोना वायरस डिसीज़, तो कोविड-19 इसका नाम रखा गया है। ये बीमारी है, लेकिन ये जिस वायरस से होती है वो है SARS-CoV-2। तो SARS-CoV-2 वायरस से हमें कोविड-19 की जो डिसीज़ हो रही है। इससे पहले 2009 में स्वाइन फ्लू नाम की बीमारी से सारे के सारे लोग परेशान हो गए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काफ़ी परेशान थी। और उससे पहले यदि हम बात करें तो आज़ादी मिलने के बाद ये कोरोना का क्राइसिस सबसे बड़ा देखने को मिलता है। आज़ादी से पहले 1918, 1920 के आसपास बॉम्बे फ्लू, राइट, ये जो है आया था क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 से जो सैनिक लड़के आए थे उन्होंने डिसीज़ को यहाँ पे फैलाया कुछ। और उस वक्त की आबादी लगभग 30 करोड़ हुआ करती थी और उसमें से 1.25 करोड़ लोग ख़त्म हो गए। और अभी यदि प्रपोर्शन लेके चलें, जो भी पॉपुलेशन है, जो भी लोग ख़त्म हो रहे हैं, वो जो क्राइसिस थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन अंडरस्टैंडिंग कुछ भी नहीं थी, राइट। तो ये तो इंडिया की बात रही। लेकिन कोरोना जैसी बीमारी का इलाज यदि हम दूसरी बीमारियों के साथ में कंपेयर करके देखें अपने आने वाले भविष्य को देखने के लिए, तो हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। स्मॉल पॉक्स जो बीमारी होती थी वो हमने लगभग ख़त्म कर दी, राइट। और एक डॉक्टर एडवर्ड थे, उन्होंने काउ पॉक्स, जो गाय को हो गया था स्मॉल पॉक्स, उससे एक वैक्सीन बनाई और 200 सालों में
200 ईयर्स के अंदर में वो वैक्सीन मैच्योर हो पाई। स्मॉल पॉक्स को हम बिल्कुल ही ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन पोलियो जैसी बीमारी या टीबी जैसी बीमारी, इसको हम जड़ से पूरा का पूरा नहीं ख़त्म कर पाए हैं। इंडिया हालांकि डाटा के हिसाब से पोलियो फ्री है, लेकिन फिर भी पोलियो की ड्रॉप्स तो दी जाती हैं बच्चों को, राइट। तो आने वाले समय में क्या कोविड या SARS-CoV-2 की वैक्सीन ओरली या इंजेक्शन के थ्रू दी जाएगी? आंसर इज यस। ये एक कड़वा सच मैं ज़रूर बोलूँगा कि कोरोना हमें साल 2 साल में छोड़ के नहीं जाएगा। ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा 50-100 साल तक रहेगा। लेकिन परेशानियाँ इस बात की हैं कि हमें आने वाली जो ज़िंदगी है 2022 की या फिर 2023 की, वो कोरोना जैसे डर से ही बितानी पड़ेगी, या फिर हम लोग बिल्कुल जैसे पहले 11 मार्च 2020 से पहले जैसे थे हम नॉर्मल वैसे ही हो जाएंगे। 11 मार्च 2020 को WHO ने इस कोरोना को एक पैंडेमिक घोषित कर दिया था, राइट। अब इससे बचने के तरीकों की तरफ यदि हम आएँ तो एक सबसे बड़ा फैक्टर है वैक्सीन। कुछ लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंट है कि हमारी तो इम्यूनिटी बहुत ही अच्छी है। इंडिया में स्पेशली दिल्ली के अंदर में या आसपास के कई सारे मेट्रो सिटीज़ में लॉकडाउन ख़त्म कर दिया और फर्स्ट वेव निकल गई। उसके बाद हमने सोचा कि अब हम परेशान नहीं होंगे, लेकिन अब सेकंड वेव में बहुत ज़्यादा परेशान है। तो हम लोगों को ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमारे ये धर्म के खिलाफ है या फिर हमारी हेल्थ में ऐसे फैक्टर आ जाएंगे जिससे हम माँ बाप ना बन पाएँ, हम इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, नपुंसक बन जाएंगे। तो ये सब बिल्कुल मिथ है। वैक्सीन हमें लेने की ज़रूरत क्या है, क्यों है? आम आदमी की ज़िंदगी में यदि हम सोचने की कोशिश करें तो एक डिफेंस सिस्टम होता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ऐसे ही बॉडी के अंदर में एक डिफेंस सिस्टम होता है। तो हमारे बॉडीज़ के अंदर में एंटीबॉडी बननी होती हैं, और ये जो वायरस है वो एंटीजन है। तो ये हमें अटैक देगा, लेकिन उससे पहले ही हम एक कमज़ोर दुश्मन जो कि कोविड जैसा SARS-CoV-2 जैसा ही है, उसी के कमज़ोर वर्जन से हमारा फैमिलराइजेशन हुआ इस वैक्सीन के थ्रू, और हमने उसके ऊपर जीत हासिल कर ली। तो हमारी बॉडी फिर आने वाली बड़ी डिसीज़ के लिए तैयार हो जाती है। जिन लोगों को कोरोना हो गया और जो लोग बच गए, तो इसका मतलब उनकी बॉडी ने डिफेंस सिस्टम बना लिया। वो एंटीबॉडीज़ जो होंगी वो 6 से 8 महीने तक के लिए होंगी। ये जो वैक्सीन के अंदर में जो भी लिक्विड होता है, इसमें या तो मरा हुआ कोविड होता है या फिर वो कमज़ोर होता है, जिससे आपकी बॉडी को थोड़ा सा फैमिलराइजेशन इफेक्ट मिल जाता है कि अब बड़ा दुश्मन यदि आएगा तो आप पहले से ही तैयार रहो। फ़र्क ये है कि जिसको होता है कोरोना, वो 6 से 8 महीने तक के लिए ठीक रहता है। उसके बाद वो एंटीबॉडीज़ मर जाती हैं, क्योंकि डिफेंस सिस्टम है। दुश्मन यदि नहीं आ रहा तो उसकी जो वैल्यूज़ है वो ख़त्म होने लगती है, तो बॉडी भी उसको डिस्कार्ड कर देती है। वैक्सीन के थ्रू जो आपको फैमिलराइजेशन मिलेगा, जो एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी में बनेंगी, वो लगभग 2 महीने से लगभग 5 महीने तक या 6 महीने तक मैक्सिमम आपकी बॉडी में रहेंगी। तो ये एक फ़र्क है, लेकिन फिर भी आप ठीक रह पाएंगे। फिर कुछ लोग सोच रहे हैं कि एक डोज लगवा लें, दूसरी ना लगवाएं। 2 महीने के बाद मान लेते हैं कि एंटीबॉडीज़ आपकी ख़त्म हो गई क्योंकि आपको कोरोना हुआ नहीं, तो वो जो सेकंड डोज है वो उसे परपेचुअल साइकिल में आगे लेकर जाएगी। थर्ड डोज की भी बात चल रही है। अब ये प्रोबेबिलिटी देखते हैं कब तक होती है। फिर उसके बाद ये भी हो सकता है कि हमें एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद 6 महीने के बाद या साल भर के बाद ये कोरोना की जो वैक्सीन है वो लेनी पड़े, जिससे कि हर्ड इम्यूनिटी HERD इम्यूनिटी बनी रहे। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये है कि यदि 50 या 60% से ऊपर जो हमारे लोगों के अंदर में यदि एंटीबॉडीज़ मिलती है देखने के लिए, तो 40% लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये हर्ड इम्यूनिटी कॉन्सेप्ट के बाद में वैक्सीन हेजिटेंसी नाम की भी एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल बीमारी है लोगों के मन में। लोग रिलीजन को लेकर वैक्सीन नहीं लेते हैं। इम्पोर्टेंसी की बात मैंने आपको बताई दी। ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं। फिर कुछ लोग ये सोचते हैं कि दूसरे लोग वैक्सीन ले रहे हैं, उनकी एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी, वो सेफ़ हो जाएंगे, उनके थ्रू हम सेफ़ हो जाएंगे। तो ये फ्री राइडर कॉन्सेप्ट जो है ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वैक्सीन बिल्कुल लेनी चाहिए। भारत सरकार के सामने क्या चैलेंजेस हैं और रियलिस्टिक डेट क्या है कब हम फ्री हो पाएंगे? यदि हम सेंसस या पॉपुलेशन का पूरा साइज लेकर चलें
तो 1.37 बिलियन पॉपुलेशन हमारे यहाँ पर है। 137 करोड़ की आबादी में हमें जो वैक्सीन तैयार करनी है फर्स्ट और सेकंड डोज को मिला के डबल तैयार करनी पड़ेगी। उसमें से 0 से 18 ईयर्स तक के लोगों के लिए वैक्सीन हमारे पास है नहीं, मतलब बच्चों के लिए अभी वैक्सीन नहीं है। 18 साल से लेकर 45 ईयर्स, 45 ईयर्स से लेकर 60 ईयर्स और 60 प्लस। तो इसमें सबसे जो इफेक्टिव एज फैक्टर्स और या एज ग्रुप है वो है 18 साल से लेकर 60 ईयर्स तक। तो इन लोगों को यदि हमें वैक्सीन देनी है तो ये 67% पॉपुलेशन बैठती है टोटल पॉपुलेशन का। 67% यदि हम सोचकर चलें और दोनों डोजेस की यदि डिजिट्स को मिलाएं तो 186 करोड़ वैक्सीन हमारे पास होनी चाहिए। यदि हम डाटा के हिसाब से भारत सरकार की कैपेसिटी की बात करें तो 100 करोड़ वैक्सीन भारत सरकार बना सकती है, अभी जितना भी हमारे पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके हिसाब से। और उसमें भी 6.5% का वेस्टेज हो जाता है। तो यदि 100 करोड़ वैक्सीन बनती है तो उसमें से 94.5 करोड़ ही इफेक्टिव रहेगी, 94 करोड़ ही मान के चलिए। तो बाकी जो गैप है लगभग डबल का ही गैप हो गया। 184 करोड़ वैक्सीन बनानी है फर्स्ट और सेकंड डोज को मिलाकर, ये कैसे पूरा होगा? इसके लिए हमने रशिया से स्पुतनिक जो वैक्सीन है उससे टाई अप किया है, और जैसे जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी है उसको भी बोला है कि आप वैक्सीन तैयार करवाइए। हो सकता है वो महंगी हो, लेकिन एज एन ऑप्शन इट कैन बी अफोर्डेबल और मे नॉट बी अफोर्डेबल, बट एफ्लुएंट सेक्शन जो रिच पीपल होंगे जो एफर्ट कर पाएंगे वो इसको लगा सकते हैं। बट भारत सरकार के और राज्य सरकारों के ऐसे प्रॉमिस हैं दैट ये वैक्सीन सभी लोगों को फ्री में ही अवेलेबल होगी, राइट। दूसरा, ऑक्सीजन जो सिलेंडर्स हैं, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी हम समझ गए हैं, और पिछले 2 महीनों में बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन थी, बट आने वाले 1-2 महीने में वी विल बी सफिशिएंट एंड वी विल बी एक्सपोर्टिंग द ऑक्सीजन cylinders and oxygen to other countries. This is the another thing. Now coming to the duties as a citizen, what we need to just keep in our mind. First, अपने आप को आपको कोरोना से सेफ रखना है, अपने घर वालों को कोरोना से सेफ रखना है, और इन्फोडेमिक का पार्ट नहीं बनना है कि जो र्यूमर्स हैं, जो गलत इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा लास्ट में मैं आपको ये डर ख़त्म करने की कोशिश करूंगा कि कोरोना हमारा 2022 नहीं खा पाएगा। हम लोग एक कंफर्टेबल सिचुएशन में आ जाएंगे बाई अगस्त और सितंबर, यानी कि अब से लगभग 3 या 4 महीने के बाद। लॉकडाउन दिल्ली का यदि मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो 6th सेरोलॉजिकल सर्वे अभी होना है। सेरोलॉजिकल सर्वे का मतलब होता है स्टडी ऑफ एंटीबॉडीज कितने लोगों में मिलती है। तो उसके हिसाब से ऐसा अनुमान है कि 66% से ऊपर ही रहेगा, और 60% से यदि ऊपर एंटीबॉडीज लोगों में हैं, सेरोलॉजिकल सर्वे जो होगा, और जैसे अनुमान आ रहे हैं होना भी चाहिए, क्योंकि पिछले 5 ड्राइव में ये जो 6वीं ड्राइव है वो वैक्सीन के बाद होगी, तो अच्छा ही रिजल्ट आएंगे। तो लॉकडाउन तो नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी जो सरकार है दिल्ली की उसको काम अच्छे करने पड़ेंगे। लेकिन भारत सरकार को क्या क्या करना है, ये कि हमें जून के बाद में कंफर्टेबल होना है और अगस्त तक बहुत अच्छे तरीके से कंफर्टेबल हो जाना है, और अप्रैल 2022 के बाद हमें वो ज़िंदगी जीनी है जो हम 11 मार्च 2020 से पहले जी रहे थे। ये 3 डेट बताई हैं मैंने, याद रखना इनको, ऐसा ही होगा। उसके लिए भारत सरकार को जेनोम सीक्वेंसिंग जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर काम करना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कोरोना का वायरस है उसकी सीक्वेंसिंग करने के लिए ये प्रॉमिस किया था कि 5% सैंपल्स का हम सीक्वेंसिंग करेंगे, 1% भी नहीं हो पाया है। हो सकता है कि बोटलनेक्स हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में ही हो। ये जो जेनोम सीक्वेंसिंग होता है, बेसिकली मान लीजिए कोई ABCD सीक्वेंस में लिखा हुआ है, और हमारे जो कोरोना वायरस की जो सीक्वेंस है वो ABCD है। तो ये म्यूटेशन के थ्रू, स्मार्ट वायरस है तो अपने आप को चेंज कर लेता है, तो ACBD भी हो सकता है। तो यदि ACBD हो गया तो हमारी जो वैक्सीन है वो तो ABCD के लिए बनी है, तो इसलिए इसको हमें स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ब्राज़ील के अंदर में काफ़ी हालत ख़राब हुई, लेकिन फर्स्ट वेव के बाद में उन्होंने सोचा हमने कंट्रोल कर लिया, क्योंकि सभी लोगों को हो गया था। वहाँ पे तो कब्रिस्तान एक्स्ट्रा खोदे जा रहे थे, गार्डन के अंदर कब्रिस्तान बनाए जा रहे थे, लेकिन सेकेंड वेव उतनी ही खतरनाक आई। तो हमें बिल्कुल बचने की ज़रूरत है। अभी हम यदि ऑप्टिमिज्म की बात करें
तो इज़राइल लगभग 95% से ऊपर लोगों को वैक्सीन दे चुका है और लोग बिल्कुल पहले जैसी ज़िंदगी लगभग 98% 97% पहले जैसी ज़िंदगी ही जी रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ ने ये बोला है कि बाई अगस्त वी विल बी टोटली फ्री फ्रॉम कोरोना फियर, नॉट फ्रॉम कोरोना बट कोरोना फियर से हम लोग खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये पैंडेमिक से हम एंडेमिक में ले आएंगे जहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं इसको, चाहे कितने भी लोग बीमार हों बचा पाएंगे हम उनको। यूएस ने ये बोला है कि 4 जुलाई हमारा एक लिबरेशन डे टाइप होता है, तो 4 जुलाई से पहले हम ये कोशिश करेंगे कि हम बिल्कुल कोरोना फियर फ्री हो जाएं। तो ये बहुत अच्छी बात है और इंडिया शुड टेक यू आउट ऑफ इट एंड यू गाइज मस्ट कंट्रीब्यूट फॉर दिस डेवलपमेंट। एंड यदि लॉकडाउन खुल भी जाता है तो बिना मास्क के मत घूमिए और 2 गज की दूरी हमेशा रखिए, हो सके घर में ही रहिए, ज़्यादा बेहतर होगा। और जो मिसनॉमर्स हैं कि हम लोग अदरक का पानी पी के या हल्दी का पानी पी के या प्याज या गार्गल करके बिना वैक्सीन लिए बहुत फ्री रह सकते हैं, तो वो लोग अपने लिए तो डेंजर हैं ही, लेकिन दूसरों के लिए भी वो डेंजर हो सकते हैं बिकॉज उनको कोरोना हुआ, उनको सिम्टम्स नहीं हैं बट दे विल बी कैरियर for their family members, for other people. So what's more to say, these all things we have, and if you guys have anything extra, if I need to make anything extra for corona and for any other topic, do let me know in the comment box. And if you like this data, please like, subscribe and comment for it. For now, bye bye, Jai Hind, Namaste.